अब अमेरिका और इजराइल ईरान में ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी में है, लेकिन यह उनके लिए आसान काम नहीं है क्योंकि ईरान एक किले की तरह है। इस किले में सेंध लगाना बहुत मुश्किल है। आज आपको बताएंगे कि अब यह युद्ध किस मुहाने पर पहुंच चुका है और इस युद्ध ने आपके लिए क्या क्या दिक्कतें पैदा कर दी। अमेरिका और इजराइल अब ईरान की आर्थिक रीढ़ पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक बैकबोन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान का बैकबोन है और इस पर नियंत्रण रखने के लिए ईरान अपने छोटे छोटे द्वीपों पर निर्भर है। अमेरिका और इजराइल की योजना है कि ईरान के इन द्वीपों पर हमले किए जाएं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ईरान का नियंत्रण खत्म हो और साथ ही साथ इन द्वीपों पर मौजूदा तेल और सैन्य ठिकाने भी नष्ट हो जाए। इजराइल के विपक्ष नेता यायर लैपिड ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि अब इजराइल को ईरान के खार्ग द्वीप पर मौजूद तेल ठिकानों पर हमला करना चाहिए। इस बयान के बाद से ईरान में खलबली मच गई। ईरान को डर है कि इजराइल और अमेरिका की नजर उनके महत्वपूर्ण द्वीपों पर है और वो कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं। फारस की खाड़ी में ईरान के करीब 30 से ज्यादा द्वीप हैं, जिनमें कुछ उसके लिए रणनीतिक और कुछ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। करीब 10 द्वीप तो ऐसे हैं जिनसे वो तेल गैस का निर्यात, समुद्री सुरक्षा, इलाके में सैन्य नियंत्रण, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की निगरानी करता है। ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है खार्ग द्वीप। ये द्वीप फारस की खाड़ी में ईरान के बुशार सिटी से करीब 30 किलोमीटर दूर है। ये द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण टर्मिनल है। ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल का निर्यात यहीं से होता है। इस अकेले द्वीप से प्रतिदिन करीब 20 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात होता है। ईरान जिनको भी कच्चा तेल बेचता है, उनके जहाज यहीं पर डॉक किए जाते हैं, रोके जाते हैं और उनकी लैंडिंग भी माफ कीजिएगा, उनकी लोडिंग भी यहीं पर होती है। अगर यहां पर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया तो ईरान की कमर टूट जाएगी। ये द्वीप ईरान के लिए खार्ग द्वीप इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यहां पर उनका ऑयल रिजर्व है, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख बैरल कच्चा तेल रखा है। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास केशम द्वीप है। ये फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप है, और ये ईरान का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहां दुनिया भर के जहाज डॉकिंग करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास होने की वजह से ये ईरान के लिए रणनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इसके अलावा कुछ और द्वीप, कुछ और आइलैंड्स जैसे किश, अबू मूसा, ग्रेटर टुनब, लेजर टुनब, लावान, सिरी, हेंगम द्वीप, ये भी ईरान के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। ये द्वीप वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जुड़े हैं। इसके अलावा इनमें सैन्य ठिकाने भी हैं जिससे ईरानी सेना को मदद मिलती है। इन छोटे छोटे द्वीपों की मदद से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होने वाले व्यापार पर अपना नियंत्रण बनाकर रखता है और कोई भी अन्य देश उसके नियंत्रण को चुनौती नहीं दे पाता। और यही वजह है कि इन द्वीपों पर हमले के संकेत मिलने से ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने तो अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे डाली है कि अगर उनके द्वीपों पर, अगर उनके आइलैंड्स पर हमला हुआ तो युद्ध और बड़े स्तर पर होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके ईरान ने पूरी दुनिया की जो 20% तेल सप्लाई है उसको रोक दिया है। इससे कई देशों में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। लेकिन ईरान की एक और खतरनाक योजना का खुलासा हुआ है और अगर उसकी ये योजना कामयाब हो तो दुनिया में तेल और अन्य सामानों का करीब 32% समुद्री व्यापार ठप हो जाएगा, 32%। और तब दुनिया में खलबली मच जाएगी, असली हंगामा शुरू होगा। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अल जजीरा को दिए अपने एक इंटरव्यू में संकेत दिए कि वो एक और स्ट्रेट को बाधित कर सकते हैं। इस इंटरव्यू में कहा गया है कि अगर अमेरिका ने कोई रणनीतिक गलती की तो एक और स्ट्रेट बंद हो जाएगा और फिर मिडिल ईस्ट में एक खतरनाक क्षेत्रीय संघर्ष शुरू होगा। माना जा रहा है कि ईरान बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बाधित करने की योजना बना रहा है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट दुनिया में सबसे व्यस्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से करीब 250 किलोमीटर दूर है और यहां से होने वाले व्यापार पर यूरोपीय देश काफी हद तक निर्भर है।
बाब अल मंदेब स्ट्रेट गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ता है। इसके एक तरफ यमन है, दूसरी तरफ अफ्रीकी देश जिबूती है। यहां से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता है जो गल्फ ऑफ एडन, रेड सी और सुएज कैनाल के जरिए किया जाता है। अगर ईरान या फिर उसके प्रॉक्सी ही कह लीजिए, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, कोई भी, अगर ईरान या उसके प्रॉक्सी संगठन हूती ने इसे बंद करने के लिए हमले कर दिए शुरू, तो पूरी दुनिया बड़े आर्थिक संकट में फंस जाएगी। इस समुद्री मार्ग के बंद होने से जहाजों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर लंबे रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, जिससे व्यापार की लागत बढ़ेगी, तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ेगा। अगर ईरान और हूती ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश की तो एक बार फिर से विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी, क्योंकि इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए जानते हैं कई देशों की सेनाएं, जो नौसेनाएं हैं, वो हमेशा तैनात रहती है। खासकर अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदी अरब, इन सब की सेना। इसीलिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दे डाली है कि अगर उसने उनके द्वीपों पर हमला करने की रणनीतिक गलती की तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी रोक दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल ने युद्ध से पहले सोचा था कि अली खामेनी की मौत के बाद ईरान की जनता सड़कों पर उतरकर इस्लामिक रेजिम को खत्म कर देगी। वो तो विरोध प्रदर्शन कर ही रहे थे, लेकिन अली खामेनी की मौत के बाद ईरान लड़ रहा है। इस्लामिक रेजिम को बदलकर मनचाही सरकार पाने का प्लान फेल हो चुका है, उस पर पानी फिर चुका है। यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट ने ही अमेरिका और इजराइल को एक बड़ा झटका दिया। यूएस इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान की मौजूदा इस्लामिक सरकार गिरने के कोई संकेत नहीं मिले और ईरान का धार्मिक नेतृत्व एकजुट है। मतलब ये कि अमेरिका और इजराइल ने युद्ध की समय सीमा को लेकर जैसा प्लान किया था वैसा कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल की सेनाएं जमीनी हमले की प्लानिंग पर काम कर रही हैं। अमेरिकी और इजरायली सेना के रणनीतिकारों का मानना है कि उनकी सेनाएं जमीन पर उतरकर ईरान की जनता को सुरक्षित माहौल देंगे ताकि वो सड़कों पर उतर सके। लेकिन क्या ये मुमकिन है? सच यह है कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान की प्राकृतिक किले जैसी सुरक्षा है। ईरान की प्राकृतिक संरचना इस तरह की है कि उस पर जमीन हमला करना बहुत मुश्किल है, और जो भी उस पर जमीनी हमला करता है उसे लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आखिर ईरान पर जमीनी हमला मुश्किल क्यों है? तो देखिए, ईरान के पश्चिम में जैग्रोस माउंटेन्स है, जैग्रोस की पहाड़ियां। ये पहाड़ इराक सीमा पर दुश्मनों को चुनौती पेश करते हैं। यहां पर इन पहाड़ों की ऊंचाई करीब 4000 मीटर है, जिससे किसी भी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक या भारी वाहनों का गुजरना मुश्किल होता है। जमीनी लड़ाई के लिए ये क्षेत्र चुनना अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसी तरह से ईरान के उत्तर में एल्बोर्ज माउंटेन्स हैं, जो कैस्पियन सागर से जुड़े हैं। यहां भी सकरे रास्ते हैं जिससे गुजरना बहुत मुश्किल है, दुश्मनों के लिए मुश्किल टास्क है। ईरान के ये पहाड़ी इलाके गुरिल्ला युद्ध के लिए बेस्ट है और IRGC के फाइटर्स को गुरिल्ला युद्ध की खास ट्रेनिंग दी जाती है। पहाड़ी रास्ते से आने वाले दुश्मनों के लिए जाल कैसे बिछाना है, उनको कैसे घेरना है, उनसे कैसे लड़ना है, IRGC के लिए ये बहुत आसान है। इसके अलावा है दश्ते कबीर और दश्ते लुत नाम के 2 विशाल रेगिस्तान। दश्ते कबीर रेगिस्तान करीब 77,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें रेत है, कीचड़ है, दलदल भी कई जगह है, नमक की एक परत है। इसी तरह दश्ते लुत करीब 51,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ रेगिस्तान है। ये दोनों दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तानों में से एक माने जाते हैं। यहाँ का तापमान दिन में 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब यह है कि इस इलाके में ईरान पर जमीनी हमला करने का मतलब अपनी सेना को गर्म भट्टी में झोंक देना, और वो भी अमेरिकी। इसके अलावा ईरान के दक्षिण में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जो दुनिया में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इस सीमा से हमला करने का मतलब है दुनिया को कच्चे तेल के संकट में झोंक देना। साल 1980 में ईरान पर हमले की एक कोशिश इराक ने की थी। इराक और ईरान के बीच शतल अरब नदी और कच्चे तेल की कीमतों को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद के बीच सद्दाम हुसैन ने ईरान पर कब्जा की जंग शुरू कर दी थी। इराक ने ज़ाग्रोस माउंटेन्स वाले इलाकों से हमला करके सीमावर्ती खुजेस्तान प्रांत के शहरों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाए,
क्योंकि ज़ैग्रोस माउंटेन्स ने रास्ता रोक लिया और इराक की सेनाएं इन्हीं में फंस कर रह गई। ये युद्ध करीब 8 वर्षों तक चला, 10 लाख लोग मारे गए, लेकिन फिर भी युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला और इराक को विश्व में दबाव में हार मानकर पीछे हटना पड़ा। माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर जमीनी हमले के लिए द्वितीय विश्व युद्ध वाली रणनीति पर काम करेंगे। 1941 में यह रणनीति यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन ने अपनाई थी और जीत हासिल की थी। उस हमले में ईरान का ये किला ध्वस्त हो गया था, क्योंकि उस वक्त 2 दिशाओं से उन पर हमला हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ईरान के जर्मनी की तरफ जाने का डर था, इसलिए इंग्लैंड और सोवियत यूनियन ने ईरान पर 2 दिशाओं से हमला कर दिया। सोवियत यूनियन की सेना ने ईरान के उत्तर से, जो ये एल्बोर्ज माउंटेन्स है, उन पहाड़ियों की तरफ से हमला शुरू किया। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की सेना ने दक्षिण से, यानी ओमान और फारस की खाड़ी से हमला शुरू किया। 2 तरफा हमलों की वजह से ईरान की सेना ने बहुत जल्दी हार मान ली थी और ईरान पर उनका कब्जा हो गया। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जब वेनेजुएला और ईरान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना था, तो इस युद्ध से चाइना में ज्यादा उथल पुथल क्यों नहीं मची है। चाइना वेनेजुएला और ईरान के बड़े पैमाने पर तेल खरीदता है। दोनों ही देशों से चाइना तेल खरीदता है, वेनेजुएला और ईरान से, और ये दोनों ही देश फिलहाल उसे तेल निर्यात करने की स्थिति में नहीं है। बावजूद इसके वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं है। इसकी वजह है तैयारी। ऐसे हालातों से निपटने के लिए उसने 3 बड़ी तैयारियां की थी, जिसका फायदा आज चाइना को मिल रहा है। पहला, उसने बड़े पैमाने पर ऑयल रिजर्व्स बनाए। दूसरा, हालात बिगड़ने के संकेत मिलते ही कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी। तीसरा, कच्चे तेल की निर्भरता को इलेक्ट्रिक व्हीकल से कम किया। चाइना दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है। वो दुनिया में कच्चे तेल के कुल निर्यात का 19% हिस्सा अकेले खरीदता है। इस वक्त उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी है, जिसमें करीब 140 करोड़ बैरल कच्चा तेल है। यानी तेल का आयात रुकने के बावजूद अगले 6 से 8 महीने तक उसे कच्चे तेल की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, चाइना को पहले से पता था कि जब ईरान, अमेरिका, इजराइल लड़ेंगे तो कच्चे तेल की समस्या होनी है, और ऐसे हालातों के लिए उसने पहले से तैयारी कर ली थी। मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ने के संकेत मिलने के बाद पिछले साल उसने कच्चे तेल का आयात लगभग 4.6% बढ़ा दिया था, और इस साल जनवरी फरवरी में उसने इसे 16% तक बढ़ा दिया। यानी उसने हालातों को परखने में गलती नहीं की, पहले से ही बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया था। कच्चे तेल का आयात रुकने से चाइना में अफरा तफरी इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे तेल पर निर्भरता को कम कर दिया है। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पिछले 20 वर्षों से रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं। चाइना अपनी ऊर्जा खपत में नॉन फॉसिल फ्यूल्स की हिस्सेदारी को 25% तक करने की तैयारी कर चुका है। पिछले साल लगभग 22% थी। यानी चाइना अब कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस पर अपनी जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसको कम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है। दुनिया में कच्चे तेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। कच्चे तेल से निकलने वाला पेट्रोल और डीजल कार, बस, ट्रक, एरोप्लेन, जहाजों को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। चाइना ने इस मजबूरी को समझा और कई साल पहले से ही इसके विकल्पों पर काम शुरू कर दिया। चाइना में वाहनों के लिए कच्चा तेल आयात करना मजबूरी नहीं है। वो दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। चाइना में लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा चलाते हैं और उन्हें पेट्रोल डीजल की उतनी जरूरत नहीं है जितनी 1 दशक पहले थी। इस वक्त चाइना में बिकने वाले कुल वाहनों में करीब 53% इलेक्ट्रिक व्हीकल है। यानी आधी से भी ज्यादा कार्स, अगर 10 कार्स बिकती हैं तो उसमें 5 से ज्यादा कार्स इलेक्ट्रिक व्हीकल है। यही नहीं, चाइना ने घरेलू माल ढुलाई के लिए ईवी ट्रक को ज्यादा बढ़ावा दिया, जिससे कच्चे तेल की खपत कम हुई। इस कदम की वजह से उन्हें प्रतिदिन करीब 10 लाख बैरल कच्चे तेल का फायदा हो रहा है। युद्ध दुनिया के लिए अभिशाप है। बावजूद इसके अलग अलग मुद्दों पर दुनिया के किसी न किसी क्षेत्र में कोई ना कोई युद्ध चल रहा है, और इसका दुखद पहलू यह है कि इसमें हजारों लोग मारे जाते हैं।
ईरान युद्ध के 14 दिनों में 2200 लोग मारे जा चुके हैं, 18,000 से ज्यादा लोग घायल। अकेले ईरान में 5,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। हजारों लोगों के सिर से आशियाने छिन गए। लेकिन अमेरिका के लिए ये तबाही, ये मौतें क्या मजाक है? अमेरिका के लिए युद्ध एक वीडियो गेम है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है। इसमें एक वीडियो गेम दिखाया गया है जिसके हर खेल का टारगेट हिट होने पर ईरान के किसी इलाके में बमबारी दिखाई गई। यानी अमेरिका की नजर में मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और इन हमलों में मारे जाने वाले लोग वीडियो गेम जैसा है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। यूजर्स अमेरिका की संवेदनहीन मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि अमेरिका की बमबारी में मासूम लोग मारे जा रहे हैं, उसके लिए ये युद्ध एक मजाक है। आज जब इस युद्ध को 14 दिन पूरे होने वाले हैं, तब यह सवाल भी जरूर पूछा जाएगा कि क्या अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के राष्ट्राध्यक्षों की हत्या कराने की साजिश रच रहे थे? क्या यह सच है कि अगर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की हत्या नहीं कराता तो ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करा देता? ये थ्योरी इसलिए चल रही है क्योंकि अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने एक पाकिस्तानी नागरिक को राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहरा दिया है। इस शख्स का नाम है आसिफ रजा मर्चेंट, जो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का एक ऑपरेटिव था। साल 2022 के आखिर में आईआरजीसी ने इसे अमेरिका भेजने का फैसला किया। यह तय हुआ कि ईरान आईआरजीसी के पूर्व हेड कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेगा। ईरान में अपने परिवार से मिलने के बहाने यह आतंकी पाकिस्तान से तेहरान पहुंचा। इसके बाद तेहरान में इसे जासूस बनने की ट्रेनिंग दी गई। साल 2023 में इसे पाकिस्तान से अमेरिका भेजा गया। कुछ वक्त तक ये वहीं पर छिपकर काम करता रहा। लेकिन फिर देखिए, साल 2024 में जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे थे, तब इसे 3 टास्क सौंपे गए थे। पहला, किसी के घर से खुफिया दस्तावेज और यूएसबी चुराना। दूसरा, विरोध प्रदर्शन करवाना। और तीसरा, अमेरिका के बड़े नेताओं की हत्या कराना। इनमें भी डोनाल्ड ट्रंप और फॉर्मर प्रेसिडेंट पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम सबसे ऊपर था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए इस जासूस ने न्यूयॉर्क में अपने एक दोस्त से संपर्क किया। नाम नदीम अली। ये वही शख्स है जिसने राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की साजिश को नाकाम किया है। अब यहां पर देखिए, वो भी एक मुस्लिम है, लेकिन अगर इस आतंकी ने नदीम अली नाम के इस मुस्लिम युवक से न्यूयॉर्क में संपर्क किया, तो इसी नदीम अली ने राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की साजिश को नाकाम करके, जब नदीम अली को ईरानी जासूस ने यह बताया कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या कराने के लिए कुछ शूटर्स को हायर करना चाहता है, तो नदीम अली ने चुपचाप ये बात अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को बता दी। इस तरह नदीम अली अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी और एफबीआई के लिए एक एजेंट बन गया। उसने अमेरिका के ही कुछ सुरक्षा अधिकारियों को सुपारी किलर्स बताकर उनकी मुलाकात आसिफ रजा मर्चेंट से करा दी। अब समझिए, रिवर्स ऑपरेशन चल रहा है। नदीम अली ने उस आतंकी को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे किलर्स, जो सुपारी किलर्स हैं जिससे तुम हत्या कराना चाहते हो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूं। लेकिन वो सुपारी किलर्स बनकर गए कौन थे? अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी। इसके बाद आसिफ रजा मर्चेंट ने कहा कि जिस नेता की वो हत्या करवाना चाहता है उसका नाम वो अमेरिका छोड़ने के बाद बताएगा। इसके लिए उसने $5,000 इकट्ठा किए।
और ये सारा पैसा अमेरिकी अधिकारियों को सुपारी के तौर पर उसने दिया। अब आइए, 12 जुलाई 2024 को वो अमेरिका छोड़कर वापस पाकिस्तान भागने वाला था और उसने कहा था कि अमेरिका छोड़ते ही वो सुपारी किलर्स को ये बताएगा कि उन्हें किस नेता की हत्या करनी है। लेकिन उसी दिन अमेरिकी एजेंसियों ने ईरान के इस जासूस को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि ईरान इस जासूस की मदद से राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या कराने की साजिश रच रहा था। ईरान की योजना यह थी कि इससे पहले अमेरिका अयतुल्ला खामनेई को निशाना बनाए, राष्ट्रपति ट्रंप को खत्म कर दिया जाए। लेकिन यह साजिश नाकाम हो गई और इसके बाद 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने अयतुल्ला खामनेई की हत्या करवा दी। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के राष्ट्राध्यक्षों की हत्या कराना चाहते थे। दोनों ने ऐसा करने के लिए अपने जासूसों की मदद ली, लेकिन ईरान इसमें नाकाम हुआ, जबकि अमेरिका ऐसा करने में सफल हो गया। आज दुनिया में इस सवाल को लेकर भी बहस है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के लिए ईरान के जासूस के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दोषी ठहराया जा सकता है, तो फिर ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान को अपने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई की हत्या कराने के लिए अमेरिका के खिलाफ युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहिए। अमेरिका के लिए एक और कड़वा सच है कि इस युद्ध में सैद्धांतिक रूप से उसकी हार हो चुकी है। अमेरिका ने यही कहकर अयतुल्ला खामनेई को मारा कि वो ईरान के लोगों के मानवाधिकारों को कुचल रहे हैं। उसने ये भी कहा कि अगर अमेरिका खामनेई को ईरान से हटाता है तो ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर अपनी आजादी का जश्न मनाएंगे। ईरान में कट्टरपंथी शासन खत्म होगा और वहां लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ना ही संकेत मिल रहे हैं। उल्टा अयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद जब उनके बेटे मुश्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया तो तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा। ईरान के 14 शहरों में मुश्तबा खामनेई के समर्थन में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन हुआ। ईरान में मुश्तबा खामनेई के समर्थन में लगातार रैलियां निकाली जा रही हैं, लेकिन दुनिया उन्हें एक शैडो फिगर बता रही है। इसका मतलब ऐसे नेता से होता है जो एक छाया यानी शैडो में रहता है, कहीं दिखाई नहीं देता है। इस युद्ध में ईरान भले जीते ना जीते, लेकिन अमेरिका इस युद्ध को हार रहा है और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात पश्चिमी मीडिया लिख रहा है। इस युद्ध की शुरुआत से पहले ईरान की सैन्य शक्ति को कम करके आंका गया, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि ईरान के 20 से 40 लाख रुपए के शाहिद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स ने अमेरिका के हजारों करोड़ों रुपए के मिसाइल डिफेंस सिस्टम रडार्स को तबाह किया। और ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की? जिस THAAD यानी THAAD डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका गुरूर करता था, उस THAAD के रडार सिस्टम को ईरान ने आत्मघाती ड्रोन से पूरी तरह नष्ट कर दिया। सऊदी अरब के एयरुबा, अल खर्ज, यूएई के अल रुवाइस और जॉर्डन के अजरक में ईरान की IRGC ने 4 THAAD डिफेंस सिस्टम को उड़ाने का दावा किया और ये हमले 20 से 40 लाख रुपए के शायद ड्रोन से किए गए थे, जबकि ये THAAD डिफेंस सिस्टम की कीमत 3000 करोड़ रुपए है। अमेरिका ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर 9000 करोड़ रुपए के अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स को तैनात किया था, जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में मदद करता था। लेकिन इस 9000 करोड़ रुपए के रडार सिस्टम को भी ईरान ने शाहिद ड्रोन से नष्ट किया। इस युद्ध में अमेरिका से उसकी सबसे बड़ी आंख छीन ली। ईरान का यह भी दावा है कि उसने अमेरिका के 3 MQ-9 रीपर ड्रोन्स को मार गिराया, जिनमें एक MQ-9 रीपर ड्रोन 827 करोड़ रुपए का है। कुवैत के कैंप अरिफजान में भी ईरान ने अमेरिका के रडार डोम को नष्ट कर दिया, जो 275 करोड़ रुपए का था। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। हम आपको बस ये बता रहे हैं कि जब युद्ध लड़ा जाता है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका खुद को सुपर पावर मानता है तो इस युद्ध में आगे रहेगा। हकीकत यह है कि ईरान ने अमेरिका को अलग अलग तरीकों से चोट पहुंचाई है, जो शायद उन्होंने पहले से सोचा नहीं था। पहले तो उसके जितने एलाई देश हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में, उन देशों पर लगातार हो रहे हमले के बाद अमेरिका पर जबरदस्त दबाव है और इसी के साथ अमेरिका के हथियारों के खिलाफ भी, जो वो लगातार अपने मिसाइलों, अपने ड्रोन से हमले कर रहा है, नाक में दम कर रहा है। आज भी जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों में M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को तैनात किया है,
तब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर कल को ईरान इस रॉकेट सिस्टम को भी नष्ट करता है तो किसी को उससे शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये पोस्ट हम उनका दिखा रहे हैं। हालांकि अमेरिका की अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री हैं। हालांकि अमेरिका की सेना कह रही है कि वो इस युद्ध में ईरान पर हावी हो रही है और उसने एक नया वीडियो जारी करके बताया कि कैसे अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। देखिए। तो ये नया वीडियो है और ये अमेरिका ने आज जारी किया। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि साल 1914 साल 2026 का कैलेंडर हूबहू एक जैसा है। साल 1914 में जिस तारीख को जो दिन आया था, 2026 में भी उसी तारीख पर वही दिन पड़ रहा है। 10 मार्च 1914 को अगर मंगलवार था तो आज 112 साल बाद 2026 में भी 10 मार्च को मंगलवार है। इन दोनों सालों का एक जैसा होना कई लोगों को परेशान कर रहा है और इसका कारण यह था कि 1914 वो साल था जब दुनिया में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और साल 2026 वो साल है जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और अब तक ईरान युद्ध की चपेट में कुल 14 देश आ चुके हैं। आज भी जब अमेरिका भी बातचीत की बीच बीच में कोशिशें करता है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, वो सीज फायर के लिए मानने को तैयार नहीं है। न रशिया, न चाइना, न फ्रांस किसी के भी कहने पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं, यानी युद्ध रोकने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी एक साल का ये चक्र दूसरे सालों में रिपीट नहीं होता। साल 1914 जैसा कैलेंडर साल 1925, 31, 1942, 1953, 1959, 1970, 1981, 1987, 1998, 2009, 2015 में भी रिपीट हुआ था। लेकिन तब दुनिया ने वैसी अस्थिरता नहीं देखी जैसी आज 2026 में देख रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जिन देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं उन्हें ईरान ने 4 श्रेणियों में बांट दिया है। टियर 1 वो देश जिन पर ईरान कोई हमला नहीं करेगा। टियर 2 वो देश जिनसे ईरान बातचीत करके उनके जहाजों को गुजरने की इजाजत दे सकता है। टियर 3 में वो देश हैं जिन्हें ईरान दुश्मन मानता है और टियर 4 में वो छोटे देश हैं जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईरान दुनिया पर दबाव बनाने के लिए इन छोटे देशों के समुद्री जहाजों पर हमला कर सकता है। सोचिए, जैसे थाईलैंड के मयूरी नारी जहाज पर ईरान ने जो हमला किया, ये वीडियो आपको दिखाया था हमने, वो यही बताने के लिए था कि थाईलैंड का भले इस युद्ध से कोई लेना देना ना हो, लेकिन ईरान उसे या उसके जैसे दूसरे देशों के जहाजों को भी निशाना बनाएगा। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया या IRGC ने इन मीडिया रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं की है। उल्टा IRGC ने यह बयान जारी किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक बूंद कच्चा तेल गुजरने नहीं देगा। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि अब तक जो पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच जो पूरा मामला अटका हुआ है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। अब तक पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 16 ऑयल टैंकर्स, कार्गो, कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाया गया है। जूम इन कीजिए तो इधर फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, और इधर ओमान की खाड़ी आप देख रहे हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो सकरा वाला रास्ता है, पतला सा आप समझ रहे हैं, यहीं पर। और ऐसे में 16 जहाजों पर ईरान के हमले हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हुए हैं। कुल 11 ऑयल टैंकर्स, जूम इन कीजिए, सबसे ज्यादा ये देखिए, ये सारे जो आप देख रहे हैं ब्लास्ट होते हुए, सबसे ज्यादा जो 11 टैंकर्स, 11 ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स को इसी समुद्री इलाके में निशाना बनाया गया है। और देखिए, अगर इस पूरे इलाके का ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि इस समुद्री मार्ग की चौड़ाई जो है वो ज्यादा नहीं है। जिस वक्त कोई समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश करता है तब इस जगह
की चौड़ाई सिर्फ 50 किलोमीटर रह जाती है, ये वाला जो डिस्टेंस है। और जैसे ही ये 50 किलोमीटर पर पहुंची है, इसके अलावा आगे जाकर यही चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर रह जाती है। पहले 50, फिर 33। और किसी भी जहाज को ईरान के लिए निशाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। वो सकरे से रास्ते से गुजर रहे हैं, उन पर टारगेट कर दीजिए। इसे आप इस ग्राफिक से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, जब आप यहाँ से इस खाड़ी से एग्जिट कर रहे हैं तो 50 किलोमीटर के आसपास का ये पॉइंट है। लेकिन यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आप बिल्कुल चंगुल में आ जाते हैं। ये 33 किलोमीटर की दूरी है सिर्फ, ये जो स्ट्रेट है। तो कोई भी जहाज जो यहाँ से गुजर रहा है, उस पर हमला करना आसान हो जाता है ईरान के लिए। 12 नॉटिकल माइल्स का इलाका ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है 22 किलोमीटर। अब यहाँ समस्या ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की चौड़ाई एंट्री और एग्जिट पर 50 किलोमीटर है, लेकिन 22 किलोमीटर का अगर आप देखें, इसमें 22 किलोमीटर का जो इलाका है वो ईरान के अधिकार क्षेत्र में है। और इस क्षेत्र में ईरान की सेना आवाजाही को कानूनी रूप से जो अन्य इलाके वहां नहीं रोक सकती, लेकिन यहां रोक सकती है। ईरान जब चाहे यहां रहकर नेवल माइंस बिछा सकता है, यहां अपनी ऐसी कॉम्बैट बोट्स तैनात कर सकता है जो इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना सकते हैं। और वही इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो इलाका है ना, ये जो ब्लिंक कर रहा है इस वक्त, ये ईरान की तरफ है। और ऐसे में सिर्फ इतनी जगह है, यहां पर वो जो चाहे कर सकता है। ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए, नट शेल में अगर हम कहें तो ईरान के पास पूरी ताकत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है, और उसने ऐसा ही किया है। आप इन तस्वीरों को देखिए जिन्हें ईरान ने जारी करते हुए ये बताया है कि उसने इराक में कैसे एक ऑयल टैंकर को आत्मघाती ड्रोन से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। 28 फरवरी से पहले तक इसी समुद्री मार्ग से हर महीने 3000 जहाज गुजरते थे। हर रोज 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल का निर्यात इसी रास्ते से होता था। इनमें से 82% कच्चा तेल अकेले एशियाई देशों में भेजा जाता था। भारत, चाइना की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी। 2 सबसे बड़े आयातक हैं विश्व में कच्चे तेल के। हमारा 35 से 40% कच्चा तेल इस रास्ते से आता था, लेकिन अब ईरान ने इस रास्ते को अपना हथियार बना लिया है। इससे पूरी दुनिया के सामने एक चैलेंज, एक चुनौती पैदा हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस चुनौती का कोई समाधान नहीं है। अगर सऊदी अरब और यूएई चाहें तो वो बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल किए अपना कच्चा तेल अलग अलग देशों में भेज सकते हैं। सऊदी अरब ने इसी दिन के लिए एक पेट्रोल लाइन बनाई थी, जिसे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन भी कहा जाता है। ये पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, जिसके जरिए फारस की खाड़ी से कच्चे तेल को लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाया जा सकता है। अगर सऊदी अरब चाहे तो वो हर दिन इस पाइपलाइन से 50 लाख बैरल कच्चा तेल लाल सागर में पहुंचा सकता है, और वहां से ये तेल दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच सकता है। ऐसी परिस्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होने वाली कच्चे तेल की 25% आपूर्ति सिर्फ इस पाइपलाइन के जरिए जारी रह सकती है। इसके अलावा यूएई के पास भी इसी तरह की पाइपलाइन है, जो 360 से लेकर 400 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। अगर यूएई चाहे वो इस पाइपलाइन के जरिए हर दिन 15 लाख बैरल कच्चा तेल अबू धाबी से सीधा ओमान की खाड़ी में, ये जो फुजैरा पोर्ट है, वहां तक भेज सकता है। और यहां भी बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कच्चे तेल की आपूर्ति हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब और यूएई ऐसा करेंगे? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान इन देशों की ऑयल रिफाइनरीज पर लगातार हमले कर रहा है। इन हमलों की वजह से हालात ऐसे हो गए कि खाड़ी देशों ने कच्चे तेल का उत्पादन जो है वो 50% कम कर दिया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक मिडिल ईस्ट के देश इस युद्ध से पहले तक हर दिन 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करते थे, लेकिन अब यह उत्पादन घटकर सिर्फ 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन रह गया है। इराक, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई
इन सब ने इस युद्ध के कारण अपना जो कच्चे तेल का उत्पादन है उसको प्रतिदिन 1 करोड़ बैरल कम कर दिया है। इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बड़ा संकट इन देशों का तेल उत्पादन घटना है। अगर ये देश कच्चे तेल का उत्पादन ही नहीं करेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा या खुला रहे, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हकीकत तो यह है कि ईरान ने इस युद्ध में बहुत सोच समझकर अपनी चाल चली है। पहले उसने इन देशों की ऑयल रिफाइनरीज, उनके बंदरगाहों को हिट किया, और जब इन देशों ने डर के कारण अपने कच्चे तेल का उत्पादन बहुत कम कर दिया या कई जगहों पर मजबूरन रोकना पड़ा, तब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया। बड़ी बात यह है कि ईरान ऐसा करके मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका की हेजेमनी को खत्म करना चाहता है। अब तक सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इराक जैसे देशों ने इसलिए अपनी जमीन पर अमेरिका को सैन्य ठिकाने बनाने दिए क्योंकि अमेरिका ने इन देशों को सुरक्षा की गारंटी दी थी। अमेरिका इनको सिक्योरिटी प्रॉमिस करता है। अमेरिका ने कहा था कि ये देश अपना सारा पैसा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर खर्च करे, सुरक्षा की चिंता ना करे, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अमेरिका की है। अब लीजिए, बदले में अमेरिका ने इन देशों को सिर्फ अपना कच्चा तेल डॉलर में बेचने के लिए कहा और ये देश मान भी गए। लेकिन ईरान ने इस युद्ध में इसी समझौते की नींव पर अब वार कर दिया है। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी रास टैनरा ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, कतर में दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी को निशाना बनाया, यूएई में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में से एक रुवैस ऑयल फैसिलिटी पर हमले कराए, यूएई में भी मुसाफा फ्यूल टर्मिनल, फुजैरा ऑयल टर्मिनल, सब पर आत्मघाती ड्रोन्स दाग दिए। बहरीन में भी बैपको ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया और कुवैत में भी अल अहमदी रिफाइनरी और ओमान में पोर्ट ऑफ सलाला पर हमला किया। ईरान के इन हमलों ने खाड़ी देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अमेरिका से उन्हें सुरक्षा की जो गारंटी मिली थी वो खोखली थी, और यही वजह है आज ये देश अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को लेकर विचार करने लगे। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। सऊदी अरब जिस तरह से अब सोच रहा है उसी तरीके से अगर आप देखें तो ये पूरा मामला बदलता हुआ दिख रहा है। अगर ये तमाम देश इस वक्त ये सोच रहे हैं, खाड़ी देशों ने एक फंड बनाया जिसे सॉवरेन वेल्थ फंड्स कहा जाता है। कच्चा तेल बेचकर इन खाड़ी देशों को जो डॉलर्स मिले उनमें से $2 ट्रिलियन यानी 185 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश फंड में डाले गए। अब हुआ ये कि ये खाड़ी देशों को तो फायदा हुआ लेकिन अमेरिका को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी के नाम पर इन खाड़ी देशों से काफी डॉलर्स वसूले, लेकिन अब जब ईरान ने इन देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है तब ऐसा लगता है कि ये युद्ध मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हेजेमनी यानी उसके दबदबे को कमजोर कर देगा, क्योंकि ये पूरे विश्व के वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा अगर यूएई, सऊदी अरब जैसे देश अमेरिका की छाया से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि ईरान की यही शर्त है कि ये तमाम देश जो अपनी जमीन अमेरिकी बेसिस के लिए देते हैं, ये तमाम देश जो अमेरिका से अपने अच्छे संबंध रखते हैं, ये तमाम देश जो सुरक्षा की गारंटी अमेरिका से लेते हैं, वो उसके खिलाफ हो जाए। अमेरिका इस बात को माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि ईरान इस युद्ध की आज से नहीं बल्कि 23 साल से तैयारी कर रहा है। साल 2003 में जब अमेरिका के दखल के बाद इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार का पतन हुआ, उसी दिन ईरान इस बात को समझ गया था कि अगर पूरी सत्ता एक व्यक्ति के आसपास केंद्रित रहे तो वो देश उस व्यक्ति के हटते ही युद्ध में बुरी तरह हार सकता है। जैसे अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मारा, इराक के लिए बर्बादी, लेकिन ईरान ने इस पर काम किया। इराक के उस संकट से ईरान ये भी समझ गया था कि अमेरिका अक्सर किसी देश के शीर्ष नेतृत्व को हटाने पर ध्यान देता है। किल द लीडर,
डिकैपिटेशन। यहां पर भी यही किया, अयतुल्ला खamenei और उनके साथ साथ जितने भी शीर्षस्थ नेता, अलग अलग संगठनों के अध्यक्ष, उन सबको मारा। जब शीर्ष पद खाली हो जाता है तो आदेश देने वाला कोई नहीं रहता और सैन्य संचालन रुक जाते हैं। अमेरिका इस थ्योरी पर काम करता है कि फिर एक बार हमने हेड को मार दिया तो उस देश की युद्ध में हार हो जाती है। अमेरिका की इसी युद्ध नीति का जवाब खोजने के लिए ईरान ने अपनी एक नई वॉर डॉक्ट्रिन बनाई, जिसे मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन कहा गया। इस डॉक्ट्रिन का मकसद था ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसमें सिर कटने पर वो पूरा जो शरीर बचा है वो अपना काम करता है। उस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने मोज़ेक आर्ट से प्रेरणा ली। ये वो कला होती है जिसमें सैकड़ों या हजारों छोटे 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 टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनाई जाती है, और अगर इनमें से कुछ टुकड़े हटा भी दिए जाए तो बड़ी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। ईरान ने तय किया कि वो युद्ध के लिए खुद को मोज़ेक की तरह तैयार करेगा, जिसमें एक सिर अगर युद्ध में कट भी जाए तो उसकी जगह और नए सिर खड़े हो जाएंगे। बल्कि ये कहा जाता है ईरान के बारे में कि वो सिर्फ प्लान बी नहीं रखता है, वो प्लान सी, डी, ई, एफ आगे तक तैयारी रखता है। इसके लिए ईरान में हर सैन्य और सशस्त्र बल की टुकड़ी के एक नहीं बल्कि 3-3 उत्तराधिकारी चुने गए। यह तय हुआ कि एक कमांडर मारा जाएगा तो उसकी जगह लेने के लिए पीछे 3 कमांडर खड़े रहेंगे। इसके अलावा ईरान ने अपने सभी 31 प्रांतों को 31 यूनिट्स में बांटा, उनके लिए अलग से रक्षा बजट बनाया, उन्हें भरपूर हथियार दिए। सबको यही बताया गया कि अगर भविष्य में ईरान में शीर्ष नेतृत्व खत्म हो जाता है तो ईरान युद्ध लड़ना बंद नहीं करेगा। हर सैन्य टुकड़ी अपने अपने स्तर पर दुश्मन के खिलाफ युद्ध को जारी रखेगी। किसी टुकड़ी को युद्ध लड़ने के लिए ऊपर से आदेश लेने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। हर सैनिक वहां पर नेतृत्व करेगा। इसी वॉर डॉक्ट्रिन का नतीजा है कि आज बड़े से बड़े हमलों के बावजूद ईरान जवाबी हमले पर कर पा रहा है, और वो एक मोज़ेक की तरह है जिसमें कुछ टुकड़े, चाहे वो कितने भी बड़े हों, कुछ टुकड़े हटाने से पूरी तस्वीर खराब नहीं हुई। जिस वक्त ये वॉर डॉक्ट्रिन बनाई गई थी तब ईरान में इस बात पर भी मंथन हुआ कि अगर हर सैन्य टुकड़ी स्वतंत्र होकर हमले करने लगेगी तो ईरान कैसे और कब युद्ध खत्म करेगा। सोचिए, उस पर भी बाकायदा स्ट्रैटेजी तैयार हुई कि भाई युद्ध में तो चले गए, हमारे उत्तराधिकारी तय हो गए, लेकिन अगर ईरान को ये लगता है कि अब युद्ध रोकना है तो फैसला कौन लेगा। इस सवाल का जवाब भी मोहम्मद अली जाफरी ने ढूंढा था। उन्होंने ये नियम बनाया कि युद्ध को तभी रोका जाएगा जब नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो जाएगा और वो सुप्रीम लीडर खुद आकर यह ऐलान करेंगे कि अब ईरान इस युद्ध को रोकता है। अभी ईरान में मुज्तबा खamenei को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है और उन्होंने अपने पहले ऑडियो संदेश में यह ऐलान किया है कि ईरान इस युद्ध को जारी रखेगा, युद्ध में मारे गए लोगों का जरूर बदला लेगा। अमेरिका इस बात को माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि ईरान इस युद्ध की आज से नहीं बल्कि 23 साल से तैयारी कर रहा है। साल 2003 में जब अमेरिका के दखल के बाद इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार का पतन हुआ, उसी देर ईरान इस बात को समझ गया था कि अगर पूरी सत्ता एक व्यक्ति के आसपास केंद्रित रहे तो वो देश उस व्यक्ति के हटते ही युद्ध में बुरी तरह हार सकता है। जैसे अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मारा, इराक के लिए बर्बादी, लेकिन ईरान ने इस पर काम किया। इराक के उस संकट से ईरान ये भी समझ गया था कि अमेरिका अक्सर किसी देश के शीर्ष नेतृत्व को हटाने पर ध्यान देता है। किल द लीडर, डिकैपिटेशन। यहां पर भी यही किया, अयतुल्ला खamenei और उनके साथ साथ जितने भी शीर्षस्थ नेता, अलग अलग संगठनों के अध्यक्ष, उन सबको मारा। जब शीर्ष पद खाली हो जाता है तो आदेश देने वाला कोई नहीं रहता और सैन्य संचालन रुक जाते हैं। अमेरिका इस थ्योरी पर काम करता है कि फिर एक बार हमने हेड को मार दिया तो उस देश की युद्ध में हार हो जाती है। अमेरिका की इसी युद्ध नीति का जवाब खोजने के लिए ईरान ने अपनी एक नई वॉर डॉक्ट्रिन बनाई, जिसे मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन कहा गया। इस डॉक्ट्रिन का मकसद था ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसमें सिर कटने पर वो पूरा जो शरीर बचा है वो अपना काम करता है। उस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने मोज़ेक आर्ट से प्रेरणा ली। ये वो कला होती है जिसमें सैकड़ों
या हजारों छोटे 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 टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनाई जाती है। और अगर इनमें से कुछ टुकड़े हटा भी दिए जाए तो बड़ी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। ईरान ने तय किया कि वो युद्ध के लिए खुद को मोज़ेक की तरह तैयार करेगा, जिसमें एक सिर अगर युद्ध में कट भी जाए तो उसकी जगह और नए सिर खड़े हो जाएंगे। बल्कि ये कहा जाता है ईरान के बारे में कि वो सिर्फ प्लान बी नहीं रखता है, वो प्लान सी, डी, ई, एफ आगे तक तैयारी रखता है। इसके लिए ईरान में हर सैन्य और सशस्त्र बल की टुकड़ी के एक नहीं बल्कि 3-3 उत्तराधिकारी चुने गए। यह तय हुआ कि एक कमांडर मारा जाएगा तो उसकी जगह लेने के लिए पीछे 3 कमांडर खड़े रहेंगे। इसके अलावा ईरान ने अपने सभी 31 प्रांतों को 31 यूनिट्स में बांटा, उनके लिए अलग से रक्षा बजट बनाया, उन्हें भरपूर हथियार दिए। सबको यही बताया गया कि अगर भविष्य में ईरान में शीर्ष नेतृत्व खत्म हो जाता है तो ईरान युद्ध लड़ना बंद नहीं करेगा। हर सैन्य टुकड़ी अपने अपने स्तर पर दुश्मन के खिलाफ युद्ध को जारी रखेगी। किसी टुकड़ी को युद्ध लड़ने के लिए ऊपर से आदेश लेने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। हर सैनिक वहां पर नेतृत्व करेगा। इसी वॉर डॉक्ट्रिन का नतीजा है कि आज बड़े से बड़े हमलों के बावजूद ईरान जवाबी हमले पर कर पा रहा है, और वो एक मोज़ेक की तरह है जिसमें कुछ टुकड़े, चाहे वो कितने भी बड़े हों, कुछ टुकड़े हटाने से पूरी तस्वीर खराब नहीं हुई। जिस वक्त ये वॉर डॉक्ट्रिन बनाई गई थी तब ईरान में इस बात पर भी मंथन हुआ कि अगर हर सैन्य टुकड़ी स्वतंत्र होकर हमले करने लगेगी तो ईरान कैसे और कब युद्ध खत्म करेगा। सोचिए, उस पर भी बाकायदा स्ट्रैटेजी तैयार हुई कि भाई युद्ध में तो चले गए, हमारे उत्तराधिकारी तय हो गए, लेकिन अगर ईरान को ये लगता है कि अब युद्ध रोकना है तो फैसला कौन लेगा। इस सवाल का जवाब भी मोहम्मद अली जाफरी ने ढूंढा था। उन्होंने ये नियम बनाया कि युद्ध को तभी रोका जाएगा जब नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो जाएगा और वो सुप्रीम लीडर खुद आकर यह ऐलान करेंगे कि अब ईरान इस युद्ध को रोकता है। अभी ईरान में मुज्तबा खामेनी को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है और उन्होंने अपने पहले ऑडियो संदेश में यह ऐलान किया है कि ईरान इस युद्ध को जारी रखेगा, युद्ध में मारे गए लोगों का जरूर बदला लेगा। आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जिस युद्ध को आप संकट समझ रहे हैं वो युद्ध अमेरिका के लिए बिजनेस मॉडल है। अब तक के इतिहास में अमेरिका ने कई युद्ध को वॉर मशीन बनाकर उससे काफी पैसा कमाया। आज हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि युद्ध अमेरिका की ओर नहीं आता, बल्कि अमेरिका खुद युद्ध की तरफ जाता है। पूरी दुनिया में रक्षा बजट और हथियारों पर जितना पैसा खर्च किया जाता है उसमें अकेले 37% हिस्सेदारी अमेरिका की है। दुनिया में अमेरिका के 800 से ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं और दुनिया में जब भी कोई युद्ध शुरू होता है तो उसका सीधा फायदा अमेरिका को मिलता है। ऐसे युद्ध के कारण कई देश अपनी सुरक्षा को लेकर दबाव में आते हैं। वो नए हथियार खरीदने के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाते हैं और ये नए हथियार जिस देश द्वारा बेचे जाते हैं उनमें सबसे ऊपर है अमेरिका। और हमने पहले भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाया था कि जो लोग हथियारों की होड़ में रेस में घुस जाते हैं वो वैसा ही है जैसे आग बुझाने के लिए आप पेट्रोल की खरीदारी शुरू कर बढ़ा दें। देखिए, सिप्री के मुताबिक 2003 के इराक युद्ध से पहले दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रशिया बन गया था। उस वक्त हथियारों के अगर आप एक्सपोर्ट में देखें तो रशिया की हिस्सेदारी 32%, अमेरिका की हिस्सेदारी 31%। लेकिन इसके बाद जब इराक युद्ध हुआ और इसके कारण कई देशों ने अपना जो डिफेंस बजट है, रक्षा बजट है, वो बढ़ाया, तो इसी आर्म्स एक्सपोर्ट में रशिया की हिस्सेदारी घटकर हो गई 25%, अमेरिका की 31% पर रही। तो साल 2012 से 16 के बीच जब अमेरिका अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रहा था तब अमेरिका की यही हिस्सेदारी 32% हुई। फिर साल 2016 से 20 के बीच अमेरिका की हिस्सेदारी 36% हथियार बेचने लगा। 21 से 25 के बीच जब यूक्रेन युद्ध हुआ, यूरोप समेत कई देशों ने अपना रक्षा खर्च बढ़ाया तो फिर से इस युद्ध के कारण अमेरिका को काफी फायदा हुआ। इस दौरान आर्म्स एक्सपो में अमेरिका की हिस्सेदारी 36% से भी आगे बढ़कर 42% हो गई। और अब भी ये जो युद्ध चल रहा है इसके कारण दुनिया में हथियारों की नई मांग पैदा होगी, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, इसलिए उसे भी इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। कई रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका की 30 से 40% अर्थव्यवस्था डिफेंस सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र पर निर्भर थी।
और जब ये दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, तब अमेरिका को इस बात की काफी चिंता हुई कि वो अपनी इस अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएगा। और इसी के बाद उसने सोवियत संघ के खिलाफ कोल्ड वॉर छेड़ा। इसके अलावा जिस वियतनाम युद्ध से अमेरिका का कोई संबंध नहीं था, वहां कम्युनिज्म के खिलाफ अमेरिका की सेना युद्ध लड़ने पहुंच गई। उस युद्ध को अमेरिका ने 20 साल तक लड़ा था। ये वही समय था जब अमेरिका में डिफेंस लॉबी बहुत मजबूत थी। अमेरिका की सेना के बड़े बड़े अधिकारी डिफेंस कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स बन गए। वो ये तय करने लगे कि अमेरिका कौन सा हथियार बनाएगा, किसको बेचेगा। अमेरिका ने शांति की कई बातें की, इसके लिए एक व्यवस्था भी बनाई। लेकिन आप खुद सोचिए, अमेरिका खुद कब इस व्यवस्था का पालन करता है? अमेरिका ने युद्ध को ना सिर्फ वॉर मशीन बनाया, बल्कि अपने दबदबे का जरिया भी। आज अमेरिका को कनाडा भी चाहिए, उसको ग्रीनलैंड भी चाहिए। वो गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका घोषित कर चुका है। वेनेजुएला के कच्चे तेल का भंडार पर अपना हक जताता है। यूक्रेन पर दुर्लभ खनिजों के लिए दबाव बनाता है। ईरान के बाद क्यूबा पर हमला करने की धमकी देता है। दुनिया पर मनमाने टैरिफ लगाता है। कई देशों को जबरदस्ती निवेश करने के लिए मजबूर करता है। फिर यह भी तय करता है कि कौन सा देश परमाणु हथियार और मिसाइलें बनाएगा और कौन सा नहीं। आप खुद सोचिए, क्या यह लोकतांत्रिक स्वभाव है? इस युद्ध की शुरुआत से पहले तक हर कोई यही मान रहा था कि ईरान अकेले अमेरिका और इजराइल का सामना नहीं कर पाएगा। जैसा एक वक्त पर रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन पर शक की निगाह थी। यह माना जा रहा था कि आयतुल्लाह खamenei की मौत के बाद ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन ये सारे अनुमान धरे के धरे रह गए और अमेरिका ईरान के जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से मिटाना चाहता था, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अब उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक नई रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने पहाड़ों के पीछे पिकैक्स माउंटेन नाम का एक बंकर बनाया है। यह बंकर जमीन की सतह से 330 मीटर नीचे, और कहा जा रहा है कि ईरान ने जो 60% यूरेनियम एनरिच किया था, वो यूरेनियम अब उसने इसी बंकर में शिफ्ट कर दिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख रफाल ग्रॉसी का कहना है कि उन्होंने जब इस बंकर के बारे में ईरान से सवाल पूछे तो ईरान ने कहा था कि इस बंकर से इस एजेंसी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने गोपनीय तरीके से इसी बंकर का निर्माण किया और अब यहां जो यूरेनियम हो सकता है, अगर वो 90% तक एनरिच हो जाए तो इससे 11 परमाणु हथियार बन सकते हैं। और अब यूएस इंटेलिजेंस ने इसे एक बड़ा खतरा बताया है। खतरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये बंकर जितनी गहराई में बनाया है, उसे नष्ट करने के लिए दुनिया में आज तक कोई बॉम्ब या मिसाइल बनी ही नहीं। अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब भी ज्यादा से ज्यादा जमीन की सतह से 200 फीट नीचे मौजूद जो ढांचे हैं उनको नष्ट कर सकता है, जबकि ये बंकर तो 330 फीट नीचे मौजूद है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अब राष्ट्रपति ट्रंप इस यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका की सेना को ईरान भेजेंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या ये युद्ध कई महीनों, साल तक चल सकता है? और अमेरिका यहां यह भी जानता है कि वो 20 साल तक अफगानिस्तान में युद्ध लड़कर देख चुका है, जिसमें उसे सफलता हासिल नहीं हुई, और गुरिल्ला वॉर में तालिबान उस पर हावी रहा, और ईरान भी गुरिल्ला वॉर लड़ने में माहिर माना जाता है।